नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक जैन। आज हम बात करेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो उसके लिए दो थ्योरी है। एक है क्रॉस फील्ड थ्योरी और एक है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी। तो हम इन दोनों थ्योरी को समझेंगे और इसका पूरा प्रोसेस को समझेंगे कि इंडक्शन मोटर को इंडक्शन मोटर ही क्यों कहते हैं और किस तरीके से टॉर्क डेवलप होता है, किस तरीके से ये रोटेट करती है। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे आज। तो आइए समझते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि जो कोई भी रोटर है, चाहे मोटर का, इंडक्शन मोटर का, तो वो क्यों रोटेट करता है? टॉर्क के कारण। और टॉर्क प्रोड्यूस क्यों होता है? तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें ज़रूरी है। दो फ्लक्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे से टकराएंगे, कह सकते हैं हम उसको हिंदी में, कि एक दूसरे को जैसे काटेंगे, तो एक फील्ड डेवलप होता है और वो इसको टॉर्क डेवलप करता है, तो टॉर्क डेवलप होता है। मतलब कि दो फ्लक्स का एक दूसरे से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है टॉर्क डेवलप होने के लिए। और हम ये समझते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग होती। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो ये वाला डायग्राम जो है ये मैंने बताया क्रॉस फील्ड थ्योरी के लिए। तो आइए बात करते हैं। मान लो कि हमने जैसे सिंगल फेज सप्लाई दी, तो उससे क्या होगा कि स्टेटर वाइंडिंग, जैसे कि हम जानते हैं, एक अपना उसमें अल्टरनेटिंग करंट रोटेट करेगी। तो उसके कारण क्या होगा कि एक अल्टरनेटिंग नेचर के कारण, करंट का जो है नेचर क्या है कि अल्टरनेटिंग है, जो हमने सप्लाई दी है। तो उसके कारण जो स्टेटर फील्ड के कारण जो मेन वाइंड, मतलब मेन फ्लक्स, जो मेन फील्ड जो डेवलप होगा वो क्या होगा? अल्टरनेटिंग होगा, उसका भी नेचर। अब उसके कारण क्या होगा कि रोटर में इसका ऊपरी भाग और इसका निचली भाग, ऊपरी भाग जो होगा नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और नीचे का भाग जो होता है ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हम उसको कह सकते हैं, अनुभव करता है। तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वल कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। और यहाँ हमें जो मिलता है टॉर्क, इस कारण से वो क्या मिलता है? जीरो मिलता है। और रोटर रोटेट नहीं करेगा जब हमारा टॉर्क ही जीरो है। तो मैंने क्या कहा, रोटेट कराने के लिए टॉर्क हमें ज़रूरी है। अब जो हमारा जब टॉर्क जीरो हो गया तो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं करेगा, इसी कारण से ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। अब क्रॉस फील्ड थ्योरी की बात करते हैं। तो क्रॉस फील्ड थ्योरी जो है वो इसी के लिए है। तो मैं बताता हूँ उसको क्रॉस फील्ड क्यों कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे डीसी मोटर में तो क्या होता है कि इजी हो जाता है, मेन फ्लक्स तो डेवलप हो गया मेन वाइंडिंग से, स्टेटर वाइंडिंग से। लेकिन रोटर को क्या होता है, वहाँ पे तो डीसी सप्लाई दे देते हैं और आर्मेचर फ्लक्स डेवलप कर लेते हैं, तो वो सेल्फ स्टार्टिंग है। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो क्रॉस फील्ड में ये चीज़ होता है कि जैसे हमको इनिशियली एक बार रोटर को रोटेट कराना जरूरी है, चाहे वो क्लॉकवाइज हम कराएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज कराएं। तो एक बार रोटेट कराने के बाद उस दिशा में हमारा जो रोटर होता है, उस डायरेक्शन में हमारा जो रोटर होता है वो रोटेट करने लग जाता है। तो आइए बात करते हैं। जैसे कि मान लिए हमने सप्लाई दी स्टेटर वाइंडिंग में। स्टेटर को सप्लाई देने के बाद जो एक फील्ड डेवलप होता है, और इस फील्ड के कारण क्या होता है कि रोटर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण जो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इसकी दिशा जैसे हम कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम से हम इसकी डायरेक्शन जो है निकाल सकते हैं। और इस फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम क्या होता है कि जो हमारा थंब जो है, समझिएगा इस बात को, कि हमारा थंब जो है वो होता है डायरेक्शन को बताता है, फोर्स की डायरेक्शन को कह लें हम, ठीक है। और ये जो होता है हमारा फोर्थ फिंगर जो होती है, जो हमारी ये वाली फिंगर जो बताएगी वो बताती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड को। और ये वाली जो मिडल फिंगर है हमारी, ये मिडल फिंगर हमारी बताती है करंट की, इंड्यूस जो करंट प्रोड्यूस हुई ना, उसकी डायरेक्शन को बताती है। तो ये हमारा हुआ फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम। उसके द्वारा हम क्या पता करेंगे, जो भी इंड्यूस ईएमएफ हम उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है स्टेटर वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण, मतलब स्टेटर जो मेन फील्ड जो डेवलप हुआ था हमारा स्टेटर के द्वारा, उसके कारण जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ है ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण, उसके कारण अब रोटर जो होता है हमारा क्या होता है कि शॉर्ट होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, इसके कारण एक रोटर करंट प्रोड्यूस होती है रोटर के अंदर। और ये रोटर करंट जो होती है इसकी डायरेक्शन लेंज के नियम के अनुसार हम निकाल सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी कि लेंज का नियम क्या कहता है कि जो करंट प्रोड्यूस हुई है वो उस कारण का अपोज करती है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई है। तो प्रोड्यूस किसके कारण हुई है, मतलब कि उत्पन्न किसके कारण हुई है वो करंट, तो वो उत्पन्न हुई है स्टेटर फ्लक्स के कारण। तो वो उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होती है इसकी रोटर करंट जो प्रोड्यूस हुई इसकी डायरेक्शन। और अब ये करंट क्या करती है कि करंट जो होती है ये अपना ही फ्लक्स डेवलप करती है, अपना आउन फ्लक्स कह सकते हैं, इट्स आउन फ्लक्स। और उसका जो आउन फ्लक्स होता है खुद का, हम इसको कह सकते हैं क्रॉस फ्लक्स कह लेंगे हम यहाँ। और ये अपना क्रॉस फ्लक्स जो होता है अपना खुद का फील्ड डेवलप करता है, इसको हम कह सकते हैं क्रॉस फील्ड। और इसी के कारण जो इस थ्योरी को कहा जाता है वो कहा जाता है क्रॉस फील्ड थ्योरी। और ये क्रॉस फील्ड कब डेवलप होगा,
जब हम इसे किसी एक डायरेक्शन में इनिशियली हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हम इसे एक बार रोटेट करा देंगे किसी भी डायरेक्शन में, तो हमारा ये क्रॉस फ्लक्स जनरेट होगा। और ये दोनों फ्लक्स, मेन फ्लक्स और क्रॉस फ्लक्स, दोनों एक दूसरे को जब कैंसिल करेंगे, मतलब कि इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से टकराएंगे, तो हमारा एक टॉर्क डेवलप होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। उसके कारण हमारा फिर तो रोटेशन करने लग जाता है, वो उस डायरेक्शन में करेगा। टॉर्क हमारा किस दिशा में डेवलप होगा, किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, जिस दिशा में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, जिस डायरेक्शन में उसको रोटेट कराया जाएगा, चाहे उसको क्लॉकवाइज कराया जाए चाहे उसको एंटी क्लॉकवाइज कराया जाए। मतलब एक बार हमने उस जिसको मतलब रोटर को जिस डायरेक्शन में हमने सोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा उसको रोटेट कराया, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी उसी दिशा में डेवलप होगा और उसी के कारण टॉर्क भी उसी दिशा में हमारा डेवलप होगा। तो हमने समझ लिया कि क्रॉस फील्ड थ्योरी की कैसे काम करती है और क्रॉस फ्लक्स क्या हुआ। और क्रॉस फ्लक्स को कहा हमने, रोटर जो फ्लक्स है ना उसी को जो डेवलप हुआ रोटर करंट के कारण, उसी को हमने क्रॉस फ्लक्स का, और उस फील्ड को हम उसके द्वारा जो डेवलप फील्ड को हमने क्रॉस फील्ड का, इसलिए क्रॉस फील्ड थ्योरी कहते हैं। तो हमारा ये क्रॉस टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया क्रॉस फील्ड थ्योरी का। ठीक है, तो मतलब ये जरूरी हो गया कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उसके लिए हमें एक दिशा में डायरेक्शन में हमें रोटेट करना पड़ता है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इस एक थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं डबल रिवॉल्विंग थ्योरी की। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है हमारी, कि हमने जैसे जो स्टेटर के कारण जो हमारी मेन फील्ड जो डेवलप हुई है, तो उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। और वो दो पार्ट्स क्या हैं, एक है फॉरवर्ड कंपोनेंट इन एंटी क्लॉकवाइज, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि वामावत चुंबकीय घटक। और 5B बैकवर्ड कंपोनेंट इन क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावत चुंबकीय घटक। तो एक जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, और क्या हुआ कि दो कंपोनेंट डिवाइड करने के बाद हम ये टॉर्क और स्पीड में जो कैरेक्टरिस्टिक है, इससे हम समझते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं कि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और इक्वल हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं कि दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में रोटर को रोटेट कराना चाहते हैं। तो क्या होता है कि दोनों इक्वल होने के कारण एक दूसरे को अपोज करते हैं, और हमें जो इनिशियली मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन, मतलब ये स्थिर अवस्था, जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि हमें हमारी स्लिप रहती है 1, टॉर्क रहता है 0, और रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा ना हमारा, तो वो रहता है हमारा रिजल्टेंट कंपोनेंट हमारा जो यहाँ है वो भी 0 रहता है। मतलब टॉर्क हमारा मेन चीज़ हम समझते हैं कि टॉर्क 0 है हमारा इस पॉइंट पे। जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों अपनी अपनी दिशा में रोटेट करवाना चाहते हैं रोटर को, तो क्या होता है कि हमारा टॉर्क जो होता है हमारा 0 हो जाता है इस वजह से। तो हमको इससे क्या बात सामने आती है कि हमको यहाँ पे भी रोटर को एक बार किसी इनिशियली एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा एक बार रोटेट, एक डायरेक्शन में रोटेट कराना जरूरी है, तो रोटर उसी दिशा में रोटेट करने लग जाएगा। जैसे उसको समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने वापस सप्लाई दी, स्टेटर फील्ड अल्टरनेटिंग नेचर के कारण, करंट का जो नेचर है उसके कारण एक अल्टरनेटिंग फील्ड डेवलप हुआ मेन फील्ड की, इसको हमने कहा। उस मेन फील्ड से क्या हुआ कि रोटर जो हमारा होगा कंडक्टर, वो उस फ्लक्स उससे मतलब टकराएगा, जैसे कह सकते हैं कट करता है, फ्लक्स को कट करता है। तो क्या होगा कि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, और इसकी डायरेक्शन हम क्या कह सकते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम जो होता है वो रोटेटिंग ईएमएफ की डायरेक्शन को हम उससे समझ सकते हैं। और करंट की डायरेक्शन हम लेंज के नियम से निकालेंगे, वो सेम जो ही मैंने पहले आपको बताया है कि स्टेटर फ्लक्स के अपोजिट होगी, क्योंकि वो उस कारण का अपोज करती है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई। और ये जो प्रोड्यूस, अब इसमें रोटर जो शॉर्ट होता है तो करंट प्रोड्यूस होती है इंड्यूस ईएमएफ के कारण, और ये जो इंड्यूस जो अब करंट है ना इसे प्रोड्यूस हुई रोटर करंट, इसके कारण इसका अपना आउट फ्लक्स जो होता है वो डेवलप होता है। और ये फ्लक्स जो होता है अब ये फ्लक्स जो हमारा रोटर फ्लक्स जो होगा, अब हम समझते हैं इस बात को कि रोटर फ्लक्स जो होगा जब वो हमारा इंटरेक्ट करेगा 5F से, फॉरवर्ड कंपोनेंट इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावत चुंबकीय घटक, तो क्या होगा कि वो रोटर जो होगा फिर टॉर्क जो होगा इसी दिशा में प्रोड्यूस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये रोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। और जब हमारा रोटर फ्लक्स जो होगा जो प्रोड्यूस हुआ है रोटर करंट के कारण, तो जब वो बैकवर्ड कंपोनेंट इन क्लॉकवाइज इस कंपोनेंट से हमारा इंटरेक्ट करेगा 5B से, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटर रोटेट करने लग जाएगा, क्योंकि टॉर्क उसी दिशा में डेवलप होगा। और मतलब हम ये चीज़ समझ चाहते हैं कि जिस दिशा में हम इसे एक बार इनिशियली मतलब एक्सटर्नल सप्लाई से हम या एक्सटर्नल कोई भी सोर्स से हम इसको एक दिशा में अगर रोटेट करवा देते हैं, तो उस डायरेक्शन का टॉर्क दूसरी डायरेक्शन के टॉर्क से ज़्यादा हो जाता है और वो रोटर उसी दिशा में घूमने लगता है। तो ये हुई हमारी डबल रिवॉल्विंग थ्योरी। और इसमें जैसे हम डायग्राम में बता रखा है कि बैकवर्ड स्पीड, फॉरवर्ड स्पीड, टॉर्क ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड और टॉर्क ड्यू टू बैकवर्ड फील्ड,
और यहाँ हमारा टॉर्क जीरो होता है। तो मैंने ये बता रखा है कि हमारा इस पॉइंट पे जो हमारा टॉर्क होगा वो जीरो होगा। स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमारा टॉर्क जीरो होता है। फिर इसको किसी दिशा में हम रोटेट करा दें तो उस दिशा में रोटेट करने लग जाता है। और ये हमारा आज टॉपिक पूरा हुआ कि क्रॉस फील्ड थ्योरी, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। डबल रिवॉल्विंग जो फील्ड थ्योरी है वो फेरासिस सिद्धांत यानी फेरासिस के प्रिंसिपल पर आधारित है। तो और ये हमारा दोनों थ्योरी कंप्लीट हो गई। और इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रोटर का जो करंट है उसका जो फ्लक्स डेवलप होता है वो इंडक्शन प्रिंसिपल से डेवलप हुआ है, तो इसलिए हम इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। और बाकी हमारी सारी चीज़ें जिस तरीके से क्लियर हो चुकी है कि टॉर्क क्यों डेवलप होता है। जब दो फ्लक्स एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं तो टॉर्क डेवलप होता है। और बाकी जो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है उसके लिए हमने दोनों थ्योरी हो गई है। तो हमारा टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।